नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन बिहार में। यह बात सत्य है कि अस्थाई जैसी कोई चीज़ इस लोक जगत में नहीं होती। प्रकृति का नियम यह है कि स्थितियों में प्रतिक्षण बदलाव होता रहता है। बिंबिसार के समय जिस अवधारणा का जन्म हुआ था वह बाद में ह्रास होता हुआ आगे की क्रम में विलुप्त हो गया। प्राचीन काल व्यवस्था का संक्रमण बहुत धीरे धीरे मध्यकाल में हुआ था। सभी क्षेत्रों में व्यापक और परिपक्व बदलाव 600 ईस्वी से पाए जाने लगते हैं। वैसे तो पूर्व की परंपराओं में ह्रास पहले से ही होने लगा था, किंतु 600 ईस्वी में इसका लोप हो गया और वह परिवर्तन रूप में होकर सामने आ गया। सभी क्षेत्रों में हुए बहुत बदलाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। इस तरह लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसे नवीन विशेषताएं पाए जाने लगती है जिनकी गुप्तकाल एवं पूर्व गुप्तकाल में प्रायः उपस्थित रहती थी। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने मध्यकालीन बिहार में दो वर्गों में विभाजित किया गया: पूर्व मध्यकालीन बिहार और मध्यकालीन बिहार। पूर्व मध्यकालीन बिहार 600 से 1198 ईस्वी तक। तो इसमें पहला आ जाता है पाल वंशीय शासन। पाल वंशीय शासन में गोपाल आता है पहला, जो कि 750 से 770 ईस्वी तक। मोखरी वंशीय साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य अवस्था फैल गई। अराजकता स्थिति से उबे हुए लोगों ने गोपाल के हाथ मगध की राजसत्ता सौंप दी। गोपाल बौद्ध था। उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यह बौद्ध और जैन दर्शन से संबंधित शिक्षण केंद्र था। दीपांकर श्रीज्ञान उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। गोपाल के पिता बाप्यट तथा दादा का नाम दैत विष्णु था। दैत संभवतः बरिद्री का रहने वाला एक सर्वविद्यावत विद्वान था। गोपाल ने सारे बिहार बंगाल को अपने अधिकार में कर एक सुसंगठित एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी उदंतपुर बिहार शरीफ थी। उसने अपने राज्य में बहुत से बिहार, चैताल्य, सत्रागार, अन्य क्षेत्र बनाए थे। 27 वर्ष राज करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ। उसके धर्मपाल तथा वाकपाल नाम के दो पुत्र थे। धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी। गोपाल का पुत्र धर्मपाल लगभग 1770 ईस्वी में शासक बना। वह अपने पिता से भी बढ़कर प्रतापी हुआ। मोखरी शासक पराजित होकर कन्नौज चले गए थे। कन्नौज की गद्दी पर इंद्रायुध था। उसे पराजित कर धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाते हुए उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध था। उनके अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए। उसने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए। उसकी शिक्षा दीक्षा उदंतपुरी विश्वविद्यालय में आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान के निर्देशन में हुआ। उसने अपने पिता का अनुसरण करते हुए चंपा, भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ छात्र ब्रजयानी शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए 200 गांव दान में दिया था। आचार्य ज्ञानपाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आचार्य ज्ञानपाद मगध के राज पुरोहित भी थे। इन्होंने मंत्र व्रजाचार्य की अध्ययन परंपरा को विकसित किया। मंत्रायन पर आधारित गुह्य समाज तंत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। धर्मपाल ने आचार्य ज्ञानपद से तंत्र मंत्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। नालंदा अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। धर्मपाल ने 40 वर्ष तक शासन किया। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक। धर्मपाल के दो पुत्र थे, भुवनपाल और देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का शासक बना। राज्यपाल उसका सेनापति था। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा सुमात्रा की शासक बालपुत्र के
बालपुत्र के आग्रह पर बोधगया में उसके बिहार के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। बराह और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित किया था। चचेरा भाई जयपाल उसका सेनापति था। देवपाल के पिता धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी, परंतु देवपाल के शासनकाल में कन्नौज उसके हाथ से निकल चुका था। कन्नौज की सीमा महिरभोज के समय शाहाबाद तक थी। अपने नाम से उसने वहां भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी। उसी भोजपुर किले के नाम से आज पश्चिमी बिहार के लोग अपने को भोजपुरी कहते हैं। उसके शासनकाल में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफ़ी विकास हुआ था। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा है। उसके समय नालंदा के पीठ स्थविर आचार्य वीरदेव थे, जो नगरहार जनपद वर्तमान जलालाबाद अफगानिस्तान के हैं। बौद्ध कवि वज्रदत्त देवपाल का दरबारी कवि था, जिसने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। विग्रहपाल प्रथम 850 से 854 ईस्वी। देवपाल के बाद पाल नरेश कौन हुआ था, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। एक मत यह भी है कि विग्रहपाल का पिता जयपाल था। देवपाल का चचेरा भाई और सेनापति जयपाल था। देवपाल के पुत्र राजपाल को मारकर विग्रहपाल शासक बन गया। बादल स्तंभ अभिलेख के अनुसार देवपाल के बाद शूरपाल राजा बना, परंतु विद्वानों ने यह भी बताया है कि विग्रहपाल का नाम ही शूरपाल था। विग्रहपाल शूरपाल का शासन काल मात्र 4 वर्षों का रहा। उसने राजसूय यज्ञ किया था। नारायणपाल 854 से 915 ईस्वी। विग्रहपाल का पुत्र नारायणपाल अपने पिता के जीवितावस्था में ही राजा बन गया। वह एक कमजोर शासक था। उसे राष्ट्रकूटों का दबाव सहना पड़ा था। राजपाल 915 से 940। नारायणपाल के पश्चात उसका पुत्र राजपाल शासक बना। राजपाल की पत्नी भाग्य देवी राष्ट्रकूट के शासक तुंगदेव की पुत्री थी। इसके शासनकाल में शांति का वातावरण रहा। गोपाल द्वितीय 960। राजपाल का बेटा गोपाल द्वितीय शासक बना। नालंदा एवं बोधगया के अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। उसने 17 वर्षों तक शासन किया। विग्रहपाल द्वितीय 960 से 980 ईस्वी। द्वितीय गोपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय। गद्दी पर बैठा। इस शासक के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया था। महिपाल प्रथम 988 से 1038। विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महिपाल प्रथम शासक बना। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नालंदा अभिलेख के अनुसार वह बौद्ध था। उसने प्राचीन बौद्ध विहारों के मरम्मत कराई थी। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम सौगात की उपाधि धारण किया था। गंगेयदेव कुलचरी और चेलों का आगमन उसके समय हुआ था। नयपाल 1038 से 1055। महिपाल प्रथम के बाद उसका पुत्र जयपाल गद्दी पर बैठा। उसने 15 वर्ष तक शासन किया। विग्रहपाल तृतीय 1055 से 1097। जयपाल के पश्चात विग्रहपाल तृतीय राजा बना। इसने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। विग्रहपाल तृतीय राजगद्दी पर बैठते ही अपने दोनों छोटे भाई तथा शूरपाल द्वितीय रामपाल को कारागार में डाल दिया। इससे पाल राज में अतिरिक्त कलह शुरू हो गया। दिव्योक नामक कैवर्त सरदार ने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी थी और शूरपाल द्वितीय को राजा बनाया। शूरपाल सिर्फ 1 या 2 साल राज कर पाया। रामपाल द्वितीय 1197 से 1198 ईस्वी। अपने दूसरे भाई शूरपाल द्वितीय के बाद रामपाल गद्दी पर बैठा। उसके समय आंतरिक कलह नहीं थी। कैवर्त सामंतों से भी उसे सामना करना पड़ा।
परिणाम स्वरूप जहां मौका मिला सामंत अपने को स्वतंत्र घोषित करते गए। रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी राजकवि थे, जिसने रामचरित्र नामक द्व्यर्थक काव्य लिखकर उसने रामपाल की जीवन चरित भी किया है। रामपाल के शासन काल में ही लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों को ध्वंस कर दिया। बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन भिक्षुनियों, मुनिगर, आचार्य, छात्र आदि मारे गए। जो बचे रह गए वे तिब्बत की ओर पलायन कर गए। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पार्ट है मध्यकालीन बिहार सल्तनत काल। इसमें आता है पहला, बिहार में तुर्क शासन। पहला है बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना भी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1198 के आसपास की थी। मगध में कोई स्थिर राजशक्ति न थी जिनका मुकाबला बख्तियार खिलजी को करना पड़ता। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सूबेदार हिसामुद्दीन अबुल बक का सहायक था। सूबेदार हिसामुद्दीन ने मिर्जापुर के भगवत और म्यूली गांव उसे जागीर के रूप में प्रदान किया था। जागीर की आमदनी से उसने अफगानिस्तान के पूर्वी सीमांत क्षेत्र से रोजगार और की तलाश में आने वाले योद्धाओं के बदौलत एक छोटी सी फौज तैयार कर ली थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पूर्व मनेर में मुसलमानों की एक बस्ती स्थापित हो चुकी थी, जिसकी स्थापना मोमिन आरिफ ने किया था। इस्लाम का प्रचार तथा धन इकट्ठा करने के लिए उसे धर्मगुरु ताज मोहम्मद से भी सहायता मिली। सर्वप्रथम उन लोगों ने स्थानीय प्रमुख की हत्या कर दी, जिससे मनेर क्षेत्र मुसलमानों के प्रभाव में आ गया। बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर मगध क्षेत्र को जीतने के लिए योजना पर कार्य करने लगा। बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर ली। उसे काफ़ी धन और संसाधन हाथ लगे। मिनहाज उस सिराज के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अन्य स्थानों पर भी आक्रमण के लिए अनुमति दे दी। इससे उसका हौसला और बुलंद हो गया और उसने 1197 ईस्वी के अंत में उदंतपुर दुर्ग, हिसार बिहार तथा उदंतपुर विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। इसी क्रम में उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मगध शासक गोविंद पाल लड़ते हुए मारा भी गया। तबाक़त-ए-नासिरी के अनुसार दुर्ग की रक्षा के लिए सिर्फ 200 सैनिक तैनात थे। दोनों विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध विहारों, मठों को भी ध्वंस कर दिया गया। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं, छात्राओं, आचार्यों को भी कत्ल कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल काय पुस्तकालय रत्नोदधि, 9 मंजिला, रत्नासागर और रत्नरंजक के संचित ज्ञान विज्ञान के सभी ग्रंथों, पांडुलिपियों को आग के हवाले कर दिया। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज ने अपनी पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी तथा बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामिनी के नालंदा एवं उदंतपुर पर हुए मुसलमान आक्रमण का विशद विवरण प्रस्तुत किया है। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। उदंतपुर प्राचीन काल से ही जैन एवं बौद्धों का तीर्थस्थल रही थी। चारों ओर बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थलें थीं, जहां लोग विहार करने के लिए आते थे, इसलिए यह क्षेत्र विहार भूमि भी कहलाता था। तुर्क मुसलमानों ने इसे बिहार शरीफ कहा। मुंगेर क्षेत्र के शासक इंद्रधम को पराजित कर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में भी बौद्धों का कत्ले-आम किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गति भी बख्तियार खिलजी के सैनिक ने नालंदा और उदंतपुर विश्वविद्यालय की तरह ही कर दी। उत्तर बिहार के कर्नाट शासक नरसिंह देव को पराजित करने के पश्चात बख्तियार खिलजी झारखंड की ओर गया।
उस क्षेत्र के छोटे बड़े राजाओं को पराजित करते हुए गौड़ देश, बंगाल की राजधानी नदिया गौड़ देश की राजा लक्ष्मण सेन भयभीत होकर राजमहल से पलायन कर चुका था, जिससे बख्तियार खिलजी को बिना किसी प्रतिरोध के गौड़ देश का नियंत्रण हो गया। अपनी राजधानी वहां लखनौती में बनाए। बख्तियार खिलजी का एक सैनिक अधिकारी अरीमर्दान खान ने धोखे से देवकोटे के सैनिक शिविर में उसकी हत्या कर दी। फरिश्ता के अनुसार उसका शव बिहार लाया गया एवं बिहार शरीफ के ईमानपुर में उसे दफना दिया गया। बख्तियार खिलजी की हत्या हो जाने से सैनिक सरदारों और खिलजी अमीरों के बीच संघर्ष होने शुरू हो गए। बख्तियार खिलजी का हत्यारा अली मर्दाना खान ने गौड़ देश बंगाल में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली, परंतु बिहार का उपशासक बनने में वह असफल रहा। बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक प्रबंधन की जानकारी रियाज उल सलातीन और तबाक ए नासिरी ने प्राप्त होती है। उसने जीते हुए क्षेत्र में मस्जिद और मदरसे आदि स्थापित किए थे। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। वह अयोग्य नवयुवक था, इसलिए शासक वर्ग दो खेमे में विभक्त हो गए। काजी कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनाना चाहते थे। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ। आराम शाह युद्ध में पराजित हुआ। विजेता इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। आराम शाह का शासन मात्र 8 माह चला। इस बीच बिहार में अराजकता फैल गई। इस अराजकता में बिहार में कई नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न कर दी। इल्तुतमिश के शासन काल में बिहार। इल्तुतमिश का पूरा नाम शस्म उद्दीन इल्तुतमिश था। वह मध्य एशिया के इलबारी कबीले का तुर्क था। जिस समय इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में थी। बिहार और बंगाल दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे। इल्तुतमिश प्रारंभ में कुछ समय आंतरिक दुष्चक्र में फंसा रहा। जालोर, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, दोआब आदि तुर्कों की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का भय था। ऐसी स्थिति में वह बिहार की ओर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। उसकी इच्छा थी कि तुर्क सुल्तान के अधीन क्षेत्र उसके गुलाम हो जाए। इल्तुतमिश ने जब अपनी स्थिति मजबूत कर ली तो उसने पूर्वी प्रांतों की ओर ध्यान दिया। मिन्हाजु सिराज में उल्लेख है कि उसने लखनौती में हुई बाढ़ सैनिक अभियान चलाया था। 1225 ईस्वी में वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ चल पड़ा। बिहार बंगाल के उपशासक हुसामुद्दीन ऐवाज बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली। तुर्किस्तान के शहजादा इज्जुल मुल्क अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया। सुल्तान के बिहार से लौटते ही हुसामुद्दीन ऐवाज वापस आ गया और तिरहुत के राजा नरसिंह देव की सहायता से बिहार की सत्ता प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन जानी ने इल्तुतमिश के बड़े शहजादा और अवध के उपशासक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1226 ईस्वी में ऐवाज को लखनौती में हराया। ऐवाज को कत्ल कर दिया गया। लखनौती में ऐवाज का एक संबंधी इख्तियारुद्दीन बलका ने विद्रोह कर दिया। इसलिए इल्तुतमिश को 1230 में दूसरी बार लखनौती में सेना भेजनी पड़ी। बलका खां युद्ध में मारा गया। इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल को पृथक कर अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए। मलिक सफ़ी-उद-दीन ऐबक को बिहार का उपशासक नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई। बिहार के अन्य तुर्क शासक इल्तुतमिश के पुत्र योग्य नहीं थे, इसलिए अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाना चाहा। यह मुस्लिम कानून की भावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रुक्कू
रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, परंतु फिरोज का भाई गयासुद्दीन ने विद्रोह कर दिया। फिरोज को दिल्ली से भागना पड़ा। इस बीच रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। फिरोज के लौटने पर 1236 ईस्वी में कत्ल कर दिया। रजिया बिहार के उपशासक तुगरिल तुधान के संपर्क में रहती थी। इज्जुद्दीन अब्दुल फतह तुगरिल तुघान इल्तुतमिश का गुलाम था। सैफुद्दीन ऐबक को बंगाल तबादले पर वह बिहार का सूबेदार बनाया गया। तुधान नियमित रूप में सुल्तान के पास उपहार भेजा करता था, इसलिए सुल्तान रजिया और बहराम शाह ने उसे बंगाल और बिहार का वैध शासक होने की मान्यता दे दी थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में तुधान ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1244 ईस्वी उसने उड़ीसा पर हमला किया। उड़िया सैनिकों ने उसका पीछा लखनऊ तक किया। इस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह था, जिसने तुधान की सहायता के लिए अवध के सूबेदार मलिक कमरुद्दीन तमार खान करीन को भेजा। करीन खां बंगाल का सूबेदारी की इच्छा रखता था, इसलिए वह तुधान को उपदस्थ करने में सफल रहा। 1246 ईस्वी में तमार खान की मृत्यु हो गई। इसी काल में तुगरिल का भी निधन हो गया। मालिक जलालुद्दीन मसूद जानी को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया गया। वह 1247 से 1251 ईस्वी तक बिहार बंगाल का उपशासक रहा। इस दौरान दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। 1251 ईस्वी में अवध का सूबेदार मलिक इख्तियासुद्दीन उज्बेक तुगरिल खां बिहार का सूबा तथा उपशासक नियुक्त हुआ। उसने क्षेत्र का विस्तार किया। सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद को सिंहासन पर बैठाने का श्रेय बलबन को है। सुल्तान की पत्नी जो बलबन की पुत्री थी, इस वजह से बलबन शक्तिशाली बन गया। गयासुद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार 1265 में सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसका कोई पुत्र न था, इसलिए बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन के शासन काल में बिहार। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। वह इल्बबारी तुर्क था और उसका पिता 10,000 परिवारों का खां था। वह इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था। बिहार बंगाल का सूबेदार तुगरिल खां 1279 में विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा खुतबा पढ़वाया। तुगरिल खां के विद्रोह दबाने के लिए बलबन ने अवध के शासक अमीर खां को भेजा, किंतु अमीर खां का पराजय हुआ। उसके बाद बलबन ने 2 बार और सेना भेजी, परंतु वे भी तुगरिल खां से पराजित हो गए। चौथी बार बलबन खां 2 लाख फौज तथा अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर लखनऊ पहुंचा। तुगरिल खां को उसके परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। 1265 के बिहार शरीफ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तातार खां बिहार का सूबेदार था। तातार खां के उत्तराधिकारी शेर खां के निधन के पश्चात 1276 में आमीन खां बिहार का सूबेदार था। इसके शासनकाल में नायब सूबेदार का एक अलग पद सृजित किया गया। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व उसने अपने पोते कैखुसख को सुल्तान के लिए नियुक्त किया, परंतु उसकी मृत्यु उपरांत बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद सुल्तान बना। कैकुबाद के शासनकाल में बुगरा खां बिहार का सूबेदार था, जो सुल्तान का पिता था। बंगाल सूबा के अंतर्गत 4 सूबेदारी थी। बिहार सतगांव और देवकोटा पर अंकुश बनाए रखता था। कैकुबाद के शासनकाल में तुर्क और खलजी कबीले वालों के बीच संघर्ष हुआ। कैकुबाद की हत्या कर दी गई और फिरोज खलजी जन 1290 में सिंहासन पर बैठा। खलजी शासनकाल में बिहार। जलालुद्दीन फिरोज खलजी 1290 से 1294 कबीले का तुर्क था। वह समस्त हिंदुस्तान में बिखरे हुए विशाल खलजी कबीले का प्रमुख भी था। इस कबीले के लोग बख्तियार खिलजी के समय बिहार
बिहार पर शासन कर चुका था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था, वरन बंगाल के शासन सुकुनुद्दीन कैकाउस के अधीन था। बेगूसराय के महेश्वर अभिलेख के अनुसार दिल्ली सल्तनत की ओर से बिहार पर आक्रमण किया गया। दूसरा अभिलेख लखीसराय जो 1297 का है के अनुसार सूबेदार फिरोज ऐतगिन के एक अधिकारी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन की हत्या उसका भतीजा तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी और स्वयं सिंहासन पर बैठे। 1297 में ही बिहार पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद इस्माइल को भेजा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मिथिला के कर्नाट राज शुक्र सिंह के पराजित किया था। 1301 में रुकनुद्दीन कोकाउस के बाद शस्मुद्दीन फिरोज बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस समय हातिम खां बिहार का सूबेदार था। खुसराव खां की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुगलक वंशीय शासन काल में बिहार 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह गर्ज काफिला का वध करने वाला के नाम से भी सिंहासन पर बैठा। उसमें बिहार और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं था। 1321 में पूर्वी बंगाल का शासन शस्मुद्दीन फिरोज की मृत्यु हुई। उसके 3 पुत्रों गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन तथा नसीरुद्दीन के बीच बंगाल की गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल रहा था। नसीरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी। बिहार और बंगाल पर नियंत्रण करने का अच्छा अवसर समझकर फिरोज तुगलक दिल्ली से चलकर तिरहुत पहुंचा। बंगाल की गद्दी का इच्छुक नसीरुद्दीन तिरहुत फिरोज तुगलक से मिला। तुगलक ने जफर खां बंगाल विजय के लिए भेजा। जफर खां ने गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन को पराजित किया। नसीरुद्दीन बंगाल की गद्दी प्राप्त कर दिल्ली के सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल का शासक शस्मुद्दीन तिरहुत और चंपारण पर विजय प्राप्त किया। इससे फिरोज तुगलक नाराज हो गया था। बंगाल से लौटते समय मार्ग में गयासुद्दीन ने तिरहुत मिथिला के राजा हर सिंह देव पर आक्रमण किया। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव भी रखी, जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। तिरहुत सिक्का जारी करने वाला शहर भी बन गया था। अहमद खां शासन की जिम्मेदारी सौंपकर गयासुद्दीन दिल्ली की ओर चल पड़ा, परंतु दिल्ली से कुछ ही मील दूर पर अफगानपुर नामक गांव में स्थित एक लकड़ी के महल में उसकी मृत्यु 1325 में हो गई। फिरोज तुगलक से संबंधित बिहार में 3 प्रारंभिक अभिलेख प्राप्त हुए, जो 1353 काल के हैं। ये बिहार शरीफ की पहाड़ी पर स्थित मलिक इब्राहिम बया के कब्रगाह से प्राप्त हुआ। इनमें से एक अभिलेख फिरोज तुगलक को साम्राज्य की धुरी तथा दूसरे अभिलेख से बिहार की भुक्ति कहता है। एक जहानाबाद से और 2 अभिलेख बिहार शरीफ से प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख, जिसमें सुल्तान फिरोज तुगलक को नेकी का रक्षक बताया गया। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों मोहम्मद शाह और महमूद शाह, जो उनके क्रमशः पुत्र और पौत्र थे, अभिलेख प्राप्त हुए। मोहम्मद शाह का अभिलेख बिहार शरीफ के एक ध्वस्त मस्जिद से मिला है, जो 1396 ईस्वी का है। दूसरा अभिलेख बिहार शरीफ की छोटी तकिया में है। मुल्का तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया गया था। तुगलकालीन अरबी लेखक इब्न फदउल्लाह उमरी ने बिहार की चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य के एक क्षेत्र के रूप में किया है। तुगलक वंश की तरह सैयद वंश के शासक खिज्र खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन शाह 1445 से 1450 की स्थिति भी अच्छी नहीं रही। इस बीच सरकी वंश की स्थापना हुई।
जौनपुर एवं दिल्ली के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी 1458 से 1505 के समय बिहार भी संघर्ष की भेंट चढ़ गया। 1489 में जौनपुर पर लोधी वंश का अधिकार हो गया। सरकी शासक बिहार में शरण ले ली। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप बिहार में नूहानी वंश का प्रादुर्भाव हुआ। सरकी शासन काल में बिहार में सरकी का आगमन 1394 में माना जाता है। महमूद तुगलक ने मलिक सवरकर ख्वाजा जहां को कन्नौज से बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। बीकानेर के बोधराज ने सरवर ख्वाजा के बिहार अभियान की चर्चा भी की। सरवर और शाहबाद की उज्जैनियों के बीच चौसा घाट में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महाराज हरराज मारे गए थे। मुसलमानों का भोजपुर पर आधिपत्य हो गया। 1399 में ख्वाजा सवरकर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु तक उज्जैन राजपूतों ने छापामार युद्ध जारी रखा था। सरकी राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर तक हो गया। बिहार के शेष भागों पर बंगाल के अफगान शासकों पर प्रभाव था। बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी एवं बंगाल के हुसैनपुरी शासकों के बीच संघर्ष चलती रही थी। 1482 से 1486 तक बिहार का एक बड़ा भाग सरकियों के नियंत्रण में रहा। इब्राहिम सरकी का एक अप्रकाशित अभिलेख दरभंगा की एक मस्जिद से मिली है। यह 1402 ईस्वी में लिखा गया है। इब्राहिम सरकी के उत्तराधिकारी महमूद शाह के 3 अभिलेख मिले। पहला अभिलेख 1443 ईस्वी का है। इसमें बिहार के भुक्ती नासिर इब्न बहा का नाम है। अन्य 2 अभिलेख 1455 ईस्वी का है, जो एच अहमद बल्खी लंगर का है। अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें हरी तहखानदार इमारत के निर्माण का जिक्र है। यह अभिलेख 1486 ईस्वी का है। दिल्ली में लोदियों के शासन की स्थापना के पश्चात सरकी एवं लोदियों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। बहलोक लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर शाह के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार की विजय थी। वह जौनपुर में अपनी सत्ता स्थापित की। हुसैन शाह सुर्की बिहार में था और जौनपुर सत्ता प्राप्ति के लिए आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर पटना भाग गया। फिर वहां से बंगाल के सुल्तान के पास चला गया। सिकंदर शाह ने पटना पहुंचकर बिहार को सल्तनत में शामिल कर लिया। तिरहुत के राजा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार शरीफ स्थित लोदी अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया। इन दोनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही बिहार में नूहानी वंश का उदय हुआ। बिहार में नूहानी शासन। सिकंदर लोदी जब सुल्तान बना तो उसका भाई बारबक शाह, जो उस समय जौनपुर का उपशासक था, उसने विद्रोह कर दिया और बिहार में शरण ले ली। इसमें तिरहुत एवं सारण के जमींदार भी विद्रोही रुख अख्तियार किए हुए थे। बंगाल का शासन भी सिकंदर लोदी को चुनौती दे रहा था। अतः सिकंदर लोदी को बिहार की ओर अभियान करना पड़ा। सिकंदर लोदी के बिहार अभियान के परिणाम स्वरूप बंगाल के शासन अलाउद्दीन हुसैन के साथ संधि हो गई एवं मुंगेर दोनों के बीच का सीमा निर्धारित हुई। वहीं तिरहुत और सारण के जमींदारों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल का शासक ने सिकंदर के शत्रुओं के शरण न देने का वायदा भी किया। हुसैन शाह सरकी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। दरिया खां ने 2 महीने तक उसका सामना किया और उसकी योजना के असफल कर दिया। दरिया खां लोहानी 1495 से 1522 तक बिहार का प्रभारी शासक रहा।
21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठते ही बिहार का शासक दरिया खान नूहानी अपने को स्वतंत्र करने के उपाय करने लगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने अनेक पुराने अधिकारियों की हत्या करवा दी थी। परंतु इसी बीच दरिया खान नूहानी की मृत्यु 1522 में हो गई। दरिया खान नूहानी के पश्चात बहार खान नूहानी बिहार का शासक बना। उसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। उसने इब्राहिम लोदी के विद्रोहियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसमें इब्राहिम लोदी के दरबार से किसी तरह बच आया। उमरा बहार खां प्रमुख था। बहार खां 1 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा कर लिया। इसने नाराज इब्राहिम लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान चलाने के लिए मुस्तफ़ा फरगरी, शेख बायजीद फार्मूली एवं फतेह खां को क्रमशः भेजा, परंतु हर बार वह असफल रहा। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी को शंका थी कि यदि इब्राहिम लोदी बिहार का विद्रोह दबा दिया तो उससे भी शासन छीन लिया जाएगा। इसलिए दौलत खां ने विद्रोह कर दिया और काबुल के राजा बाबर से बातचीत आरंभ कर दी। दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण कर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाबर सरहिंद से अंबाला होते हुए पानीपत के मैदान में गया। इससे पूर्व इब्राहिम लोदी के सहयोगियों हमीद खां, जुनैद बरलास, हतीम खां आदि को पराजित किया। ये बाबर की प्रारंभिक विजय थी। 21 अप्रैल 1526 को प्रातः इब्राहिम की सेना आक्रमण किया। बाबर की तापों से इब्राहिम के सैनिकों में भगदड़ मच गई। दोपहर तक इब्राहिम लोदी पूर्णतः से परास्त हो गया। विजय के उपरांत बाबर ने हुमायूं को आगरा पर और अपने बहनोई मेहदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार पाकर बहार खां नूहानी ने अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया। मौका देखकर उसने अपना साम्राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया। इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद उसका भाई महमूद खां लोदी सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। पराजय के बाद वह अफगान सरदारों के साथ बिहार चला गया। उसने बिहार का शासन अपने हाथों में ले ली और मुगलों के विरुद्ध तैयारी में लग गया। घाघरा के युद्ध में लोहानी लोदियों की संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित कर दिया और बक्सर और एवं चौसा तक अधिकार कर लिया। महमूद लोदी पराजित होने के बाद बिहार चला गया। इससे बहार खां नूहानी की परेशानी बढ़ गई। 1528 में बहार खां नूहानी की मृत्यु हो गई। उसका नाबालिग पुत्र जलालुद्दीन जलाल खां गद्दी पर बैठा। उसकी मां दूदू बीबी उसकी संरक्षिका बनी। फरीद खां उर्फ शेर खां को नायाब नियुक्त किया गया। उसने तत्काल कई प्रशासनिक सुधारें किए। सेना संगठन के दोषों को भी दूर करना शुरू कर दिया। इससे कई नूहानी सरदार नाराज हो गए। शेर खां से नाराज नूहानी सरदार गोंड बंगाल के सुल्तान नुसरत खां को भी उस्काते रहे। इस बीच दूदू बीबी की मृत्यु हो गई। शेर खां की विरोधी नूहानी सरदारों का प्रश्रय पाकर नुसरत शाह ने बिहार पर हमला कर दिया। शेर खां ने उसे पराजित कर दिया। शेर खां के विरुद्ध नूहानी सरदारों का षड्यंत्र तेज हो गया। उनकी योजना थी कि बिहार और बंगाल को नूहानी में मिलाकर जमाल खां को उसका सुल्तान बनाने की थी। इससे अफगानों की शक्ति भी बढ़ जाती। बंगाल का सुल्तान नुसरत खां की सह पाकर नूहानी सरदार ने नाबालिग जलाल खां को लेकर बंगाल चले गए। इससे शेर खां को फायदा हुआ। अवसर पाते ही शेर खां ने हजरत ए अल्लाह की उपाधि धारण की और 1530 में बिहार में शासन करना शुरू कर दिया। 1495 से 1528 तक नूहानी शासन काल में बिहार दक्षिण क्षेत्र दिल्ली का और बंगाल के बीच एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में रहा। शेर खां का अभियान। बिहार का सुल्तान बनते ही
अपने को मुगल बादशाह हुमायूं का सामंत प्रकट करने का दिखावा किया। वह प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य करना चाहता था और प्रशासन में भी सुधार करना चाहता था, परंतु इन सब से पहले वह बंगाल का सुल्तान महमूद शाह से निपट लेना चाहता था। सुल्तान नुसरत शाह की मृत्यु 1532 के अंत में हुई और उसके लड़के को मारकर सुल्तान नुसरत का छोटा भाई महमूद शाह बंगाल का सुल्तान बन गया। वह शेर खां के विरोधियों को भी अपने यहाँ प्रश्रय दे रहा था। शेर खां अपने सैनिकों के साथ बंगाल की ओर कूच किया। उस समय हुमायूं गुजरात के युद्ध में व्यस्त। हुमायूं के मुगल परंपरानुसार अपने भाई अस्करी और संभल गुजरात के सत्ता सौंपी थी, परंतु वह अफगानी सरदार बहादुर शाह से पराजित होकर आगरा भाग आया था। हुमायूं युद्ध में व्यस्त था, तभी उसे सूचना मिली कि शेर खां ने बंगाल पर चढ़ाई कर दी है। वहां का सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं के पास मदद के लिए पत्र भेजा था, परंतु हुमायूं उस समय विशेष मदद नहीं कर सकता था। शेर खां के लिए आवश्यक था कि सुल्तान महमूद शाह को मुगल का सहयोग मिले, इससे पहले वह अपने पुराने विरोधी से निपट ले। शेर खां ने महमूद शाह और नौहानी अफगानों की संयुक्त सेना को पराजित कर बंगाल पर विजय प्राप्त की। दिसंबर 1537 में शेर खां को सूचना मिली कि हुमायूं गुजरात जीतकर बंगाल की ओर कूच कर चुका है। ऐसी स्थिति में वह बंगाल को अपने विश्वस्त सरदारों को मातहत किया और चुनार किले को बचाने के लिए वहां से रवाना हो गया। चुनार पहुंचने से पहले वह अपने परिवार की सुरक्षा प्रबंध भी कर लेना चाहता था, इसलिए सासाराम के दक्षिण रोहतास के पहाड़ी गढ़ में जो एक हिंदू राजा के अधिकार में था, उससे अपने परिवार के लिए किले में आश्रय मांगा। वह मुसीबत के समय भी वहां शरण ले सकता था। शेर खां चुनार पहुंचने से पहले हुमायूं 9 जनवरी 1538 को चुनार पर अधिकार कर लिया। चुनार जीतने के पश्चात हुमायूं बंगाल की ओर कूच किया। गौड़ किला बंगाल के पतन के बाद बंगाल का सुल्तान महमूद शाह वहां से भागकर हुमायूं से मिलने बिहार चला आया। हुमायूं उन दिनों मनेर के निकट दरवेशपुर के मुगल सैनिकों शिविर में था। दोनों बंगाल की ओर रवाना हो गए। शेर खां को जब पता चला कि वह तेज गति से झारखंड के रास्ते बंगाल की ओर बढ़ जाने के क्रम में उनके तेलियागढ़ी किले पर कब्जा कर अपने पुत्र जलाल खां को मुगलों को रोकने के लिए उसे छोड़कर जून 1538 में गौड़ पहुंचा और वहां के खजाने पर कब्जा किया। हुमायूं के पहुंचने के पूर्व गौड़ किले को उसके लिए छोड़कर रोहतास पहुंचा। इसी क्रम में उसने बिहार और अवध पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। इससे हुमायूं का दिल्ली आगरा से संबंध कट गया। हुमायूं बंगाल को जीतकर वहां से बिहार होता हुआ आगरा की ओर रवाना हुआ। शेर खां ने करमनासा नदी पर बक्सर के पास स्थित चौसा गांव में हुमायूं का रास्ता छेका। दोनों सेनाओं लगभग 3 माह तक अप्रैल 1539 से जून 1539 तक आमने सामने खड़ी रही। हुमायूं ने संधि का रास्ता अपनाया, परंतु शेर खां गोल मटोल बातें करता रहा और युद्ध की तैयारी में लगा रहा। दरअसल वह वर्षा ऋतु की प्रतिरक्षा कर रहा था। मुगल सेना का सैनिक शिविर नीचे के भाग में थी, जब कि अफगानी ऊंचे स्थान पर थे। वर्षा होते मुगल सैनिक शिविर में पानी घुस आया। तोप खाने, गोला बारूद आदि सभी नाकाम हो गए। शेर खां की योजना काम कर गया। स्थिति का लाभ उठाकर 16 जून 1539 को शेर खां ने रात्रि पहर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। शेर खां के अचानक आक्रमण से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं निजाम नामक एक भित्ती की सहायता से गंगा पार कर अपनी जान बचा पाया। शेर खां के हाथों हुमायूं की यह पहली पराजय थी। हुमायूं किसी तरह आगरा पहुंच गया, अपने भाइयों को इसकी सूचना दी।
चौसा में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने स्वयं को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित किया तथा शेरशाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। इसके साथ ही शेर खान शेरशाह के नाम से जाने जाने लगा। हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित करने के बाद शेरशाह ने अपने पुत्र जलाल खां को बंगाल फतह करने के लिए भेजा। जलाल खां ने मुगल उपशासक जहांगीर बेग को पराजित किया। फरवरी 1540 में शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के विरुद्ध अफगान सरदारों और पुराने शासकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए चंदेरी की ओर भेजा। वापसी के समय कन्नौज के कालपी के निकट मुगल सैनिकों ने कुतुब खां को घेर लिया और मार डाला। कुतुब खां के मारे जाने से शेरशाह क्रोधित होकर कन्नौज पहुंचा। गंगा नदी के उस पार बिलग्राम पहुंचकर उसने हुमायूं की सेना को रोका। 17 मई 1540 को दोनों के बीच युद्ध हुआ। कन्नौज में भी हुमायूं ने 1 माह तक युद्ध प्रारंभ ही नहीं किया था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पुनः शेर खां से पराजित हुआ। इस तरह कन्नौज के युद्ध में अफगान राज की स्थापना का मार्ग में प्रशस्त कर दिया। कन्नौज विजय के साथ शेर खां आगरा और दिल्ली का स्वामी भी बन गया। हुमायूं पराजित होने के बाद कंधार अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया, परंतु उसके भाई कामरान का सूबेदार अस्करी ने उसका रास्ता रोका। तब हुमायूं मारवाड़ के राजा मालदेव के आक्रमण पर वहां जाने लगा, परंतु बीच रास्ते में उसने विचार बदल दिया और अमरकोट के राजा के शरण में चला आया। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। उसके पास उस समय कुछ भी नहीं था। परिवार को अमरकोट में ही रहने दिया और स्वयं हिंदुस्तान को छोड़कर 1543 में फारस ईरान के शाह तहमास्प के पास पहुंच गया। शेरशाह विजित प्रदेश का बंदोबस्त व प्रबंधन भी करता जाता था। वह बंदोबस्त करता हुआ आगरा पहुंचा। 10 जून 1540 को वह आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। हिंदुस्तान का सुल्तान बनते ही शेरशाह ने सर्वप्रथम पंजाब की ओर ध्यान दिया, जो उसके भाई कामरान के अधिकार क्षेत्र में था। अक्टूबर 1540 में लाहौर भी जीत लिया। बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित किया, क्योंकि इसी रास्ते से मुगल प्रवेश कर सकते थे। इसी समय गोखरों को भी पराजित किया। जिस समय शेरशाह गोखरों के विरुद्ध व्यस्त था, उसी समय बंगाल का सूबेदार खिज्र खां ने बंगाल के अंतिम सुल्तान महमूद शाह की पुत्री से विवाह कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः शेरशाह ने खिज्र खां के दमन के लिए 1541 में गौड़ बंगाल पहुंचकर खिज्र खां को अपदस्थ कर गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में बार बार पठानों का विद्रोह हो जाया करता था। बंगाल में विद्रोह की पुनः आशंकाओं को समाप्त करने के लिए शेरशाह ने यहाँ नई शासन व्यवस्था स्थापित की। बंगाल में 19 सरकारों जिलों में विभाजित किया। बंगाल को 19 सरकारों जिलों में विभाजित किया तथा प्रत्येक को सिकदारों के नियंत्रण में दिया। इन्हें अमीर ए बंगाल की पदवी दी। मुंगेर तथा भागलपुर बंगाल के अंतर्गत था, उसे बंगाल से अलग किया। 1542 में के अंत में तिरहुत भी बिहार में मिला दिया गया। बंगाल में शांति स्थापित कर शेरशाह 1542 में आगरा लौट गया। 1541 में शेर खां पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया और राजधानी को बिहार शरीफ से हस्तांतरण कर पाटलिपुत्र में किया। पाटलिपुत्र का नया नामकरण किया पटना। शेरशाह के प्रमुख विजय: मालवा विजय 1542, रायसीन विजय 1547, सिंध और मुल्तान विजय 1547, मारवाड़ एवं चित्तौड़ विजय 1544 आदि प्रमुख है। राजस्थान विजय के पश्चात शेरशाह बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कालिंजर दुर्ग को जीतने के लिए आया। कालिंजर का घेरा 7 माह तक रहा। अंत में शेरशाह ने दुर्ग के दीवारों को बारूद से उड़ाने का आदेश दिया। 22 मई 1545 को बारूद के ढेर में विस्फोट हो जाने से
शेरशाह बुरी तरह झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। रीवा का राजा वीरत सिंह भी मारा गया। अंततः शेरशाह के सरदारों ने कालिंजर किले को जीत लिया। शेरशाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया। सासाराम शेरशाह का प्रिय स्थान रही थी, वहाँ उसकी पारिवारिक जागीर भी थी। शेरशाह के कब्र पर एक मकबरा बनवाया गया। उसके अंतिम शब्द थे, खुदा की दया है, यह मेरी अंतिम इच्छा थी। शेरशाह की मृत्यु के समय सुलेमान खां बिहार का सूबेदार था। शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह की शासन नीति प्रारंभ से ही स्पष्ट थी। वह कल्याणकारी राजा की स्थापना करने में विश्वास रखता था। भले ही वह अफगानों को प्रश्रय देने वाला सुल्तान था, परंतु वह कायस्थों को भी प्रशासन में लगाया था। प्रबंधन में वह स्थानीय विशेषज्ञों को भी बंदोबस्ती कार्यों में लगता रहा था। 1528 में जब बहार खां नुहानी का पुत्र जलाल खां नुहानी बिहार का सुल्तान बना, तब वह उसका नायब नियुक्त हुआ। नायब के पद पर रहते हुए उसे तत्काल कई प्रशासनिक सुधार किए थे, जिससे कई नुहानी सरदार उसके विरोधी हो गए थे। शेरशाह जब अपनी पारिवारिक जागीर सासाराम, खवासपुर और टांडा में किसानों के समर्थन में कार्य करने शुरू किए, तब उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण ही शेरशाह तब का शेर खां को 1518 में जागीर छोड़कर जौनपुर में इब्राहिम लोदी का एक सैनिक बन जाना पड़ा था। बिहार का सुल्तान जलाल खां को जब नुहानी सरदारों ने बंगाल के सुल्तान के पास ले गए, तब शेर खां बिहार सुल्तान बना। बिहार का शासक बनते ही उसने प्रजा की भलाई तथा सुप्रबुद्ध के लिए किसानों से सीधा संबंध स्थापित करने की अपनी पूर्व परीक्षित नीति जारी की थी। उसमें जागीरों में सैनिक तथा कर संग्रह करने वाले मुकदमे और पटवारी किसानों पर बहुत जुल्म करते थे। शेर खां ने उन्होंने चेतावनी दी थी कि बोने के समय कृषकों से जो इकरार करो, कर की वसूली के समय उसे मत तोड़ो। बिहार का सुल्तान रहते हुए उसने किसानों से कहा था, नकद या फसल जिस रूप में भी कर देना चाहो निश्चय कर लो, मैं तुम्हें सीधा इकरार करूंगा, ना कि मुकदमों के द्वारा। कुछ किसानों ने जरीब पद्धति जमीन माप कर का निश्चय किया मानी थी। कुछ ने फसल के बंटवारे को पसंद किया। इस तरह शेर खां बिहार का सुल्तान रहते हुए खेत मापने और कर संग्रह करने वालों का मेहनताना तथा भत्ता नियत कर दिया था। इससे जमींदारों की स्वच्छंदता पर बाधा पड़ी थी। इस प्रकार दिल्ली के शासक बनने से पूर्व की शेरशाह ने शासन प्रबंध के विषय में अनुभव प्राप्त कर ली थी। केंद्रीय शासन। शेरशाह का शासन तंत्र भी दिल्ली के अन्य सुल्तानों की भांति निरंकुश एवं एक तंत्रीय था, जिसमें समस्त प्रशासनीय शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए 4 विभाग थे: दीवान ए विजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत, दीवान ए इंसा। इन 4 विभागों के अतिरिक्त दीवान ए काजा, न्याय विभाग, दीवान ए बुरीद, गुप्तचर विभाग आदि भी थे। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों के स्वरूप तथा प्रशासन में एक रूपता नहीं थी, फिर भी शेरशाह का नियंत्रण सूबेदार पर था। प्रत्येक सूबा प्रांतों सरकारों में विभाजित था और सरकार प्रांगणों में जो सरकार प्रशासन, परगना प्रशासन, ग्राम प्रशासन, सैनिक प्रशासन, वित्त प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, न्याय प्रशासन आदि में विभाजित थे। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह ने व्यापक वाणिज्य संचार संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उसने मुद्रा सुधार किया जो आर्थिक विकासों के लिए आवश्यक था। सड़कें तथा सड़कों का निर्माण,
उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। गुप्तचर प्रणाली। शेरशाह के प्रशासन में उसकी गुप्तचर प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था। सार्वजनिक निर्माण। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त शेरशाह ने अनेक भवनों का निर्माण कराया। शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह के दो पुत्र आदिल खां व जलाल खां। इनमें आदिल खां बड़ा था। 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई। उस समय आदिल खां रणथंभौर में तथा जलाल खां रीवा में था। जलाल खां निकट होने के कारण 5 दिनों में ही वहां पहुंच गया। 22 मई 1545 को अमीरों ने जलाल खां को सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित किया। यद्यपि शेरशाह ने आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु अमीरों ने उसे अयोग्य ठहरा दिया। इस्लाम शाह 1545 से 1553। 25 मई 1545 को जलाल खां इस्लामाबाद की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इससे अमीरों की शक्ति में वृद्धि हुई। आदिल खां का साथ युद्ध की स्थिति बन गई। इस्लामाबाद स्नेही प्रकृति का था, अतः उसने उन सब सरदारों तथा अमीरों को मरवा दिया जिन्होंने इससे बचने के लिए विरोध किया। इनमें सेनापति हैदर खान, नियामी ख्वास खां, जलाल खां, खुर्दाद खां, महमूद खां आदि प्रमुख थे। इससे अफगानों की एकता नष्ट हो गई। इस्लाम शाह ने अपने भाइयों आदिल खां की हत्या करवाने के कई प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। अंत में आदिल खां बयाना का सूबेदार का पद स्वीकार किया। फिर भी इस्लाम शाह ने षड्यंत्र जारी रखा और इसके विरुद्ध गाजी खां को भेजा। बयान में मेवात चला गया, फिर पन्ना में शरण ले ली। इस्लाम शाह के समय महदवी मत का प्रचार प्रसार हुआ। इस मत के लोगों का मानना था कि भविष्य में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो इस्लाम की शुद्धता को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। शेख अलाई इस मत का पुरुष था। इस्लाम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। 1552 में इस्लाम शाह अस्वस्थ था। अफगान की एकता में दरार आ गई थी। स्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने सिंधु नदी तक आ पहुंचा, परंतु हुमायूं को वापस काबुल लौटना पड़ा। नवंबर 1533 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। उसके शव को सासाराम में उसके पिता शेरशाह के मकबरे के निकट दफनाया गया। फिरोज खां। इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। 3 दिन के बाद ही उसका मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर गद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। मोहम्मद आदिल शाह। मुबारिज खां के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण कर गद्दी पर बैठा। उसने हेमू को प्रशासन का भार सौंपकर स्वयं भोग विलास में लिप्त होने लगा। चारों ओर विद्रोह होने लगे। उसका चचेरा भाई इब्राहिम खां सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अहमद खां ने सिकंदर का उपाधि धारण की। सूरी साम्राज्य 3 भागों में बट गया। राजस्थान, बुंदेलखंड, बंगाल, मालवा आदि सूरी साम्राज्य हो चुके थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने 1554 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। हुमायूं ने सिकंदर सूरी की सेना को 12 मई 1555 को मच्छीबाड़ा के युद्ध में तथा स्वयं सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में 12 जून 1555 में पराजित किया। इस प्रकार सूरी साम्राज्य समाप्त होने तथा मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।